बद्रीनाथ धाम 3300 मीटर की ऊंचाई पर बसा ये एंशियंट डिवाइन और एडवेंचरस टाउन है। चार धाम यात्रा छोटा चार धाम यात्रा का प्रमुख अंग है और भगवान विष्णु का एडोब माना जाता है। नर नारायण पर्वत के बीच और अलकनंदा के किनारे ये शहर बसा हुआ है। बहुत ही सुंदर शहर है। ये उत्तराखंड के चमोली ज़िले में पड़ता है और यहाँ से बस 5 किलोमीटर की दूरी पर पाया जाता है भारत का आखिरी गांव माना। इस वीडियो में आपको बद्रीनाथ, माना, जोशीमठ, औली की रोड ट्रिप से रिलेटेड सारी जानकारी मिलेगी। सो कीप वॉचिंग। जय बद्री विशाल। मैंने इस रोड ट्रिप में टाटा नेक्सॉन यूज़ की थी। कोई भी फिट गाड़ी और किसी भी फिट ड्राइवर के साथ यहाँ आ सकती है। टूरिज्म विलेज ऑफ उत्तराखंड और भारत चीन सीमा से लगा उत्तराखंड का आखिरी गांव माना। सी लेवल से 3250 मीटर की ऊंचाई पर सरस्वती नदी के किनारे बसा ये गांव प्राचीन समय की महाभारत में रुचि रखने वालों से लेकर आज के समय के मोटर एंथुजियास्ट को तेज़ी से अपनी ओर आकर्षित कर रहा है। इसकी सबसे बड़ी वजह यहाँ पाई जाने वाली दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, जिसको हम माना पास कहते हैं। माना पास का रास्ता आपके ठीक सामने लेफ्ट में जो रोड ऊपर जा रही है, यहीं से जाता है। दिस इज़ अ ड्रीम येट टू कम ट्रू फॉर मी। सैल्यूट टू इंडियन आर्मी। तिब्बत चाइना बॉर्डर के नज़दीक होने के कारण आपको यहाँ इंडियन मिलिट्री का मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा दिखाई देगा। अभी हम माना से बद्रीनाथ के लिए निकले हैं, जो करीब 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है और जिसको कवर करने में लगभग 15 मिनट लगते हैं। माना एक्सप्लोर करने और घूमने के पर्पज़ से सारी इन्फॉर्मेशन आपको इस वीडियो में मिलेगी, जो मैं आपके साथ थोड़ी ही देर में शेयर करूँगा। तब तक enjoy the ride। माना महाभारत से जुड़ा हुआ बहुत ही अहम स्थान है। यहाँ भीम पुल, व्यास गुफा और गणेश गुफा को जरूर देखिए। भीम पुल वो स्थान है जहाँ पर अपनी स्वर्गारोहण यात्रा के दौरान पांडव जब सरस्वती नदी को पार कर रहे थे, तब भीम ने एक बड़ी सी चट्टान को सरस्वती नदी के अक्रॉस गिराकर एक कृत्रिम पुल बना दिया था और जिससे सारे पांडव पार करके स्वर्ग की यात्रा पर गए थे। व्यास गुफा वो स्थान है जहाँ बैठकर श्री वेद व्यास ने महाभारत को बोला था और गणेश गुफा वो स्थान है जहाँ बैठकर गणेश जी ने महाभारत की रचना की थी। आप में से जो लोग माना के बारे में और ज़्यादा जानना चाहते हैं, वो मेरे ब्लॉग को पढ़ सकते हैं, जिसका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। माना में भी बद्रीनाथ की तरह पीक सीज़न मई जून में आता है। नवंबर से लेकर मार्च के बीच में ये बहुत अनएसेसिबल हो जाता है, लेकिन मॉनसून में कंपैरेटिवली लेस रेनफॉल की वजह से आप यहाँ तक पहुँच सकते हैं। माना पास ये दुनिया की सबसे ऊंची मोटरेबल रोड है, जो महज 50 किलोमीटर की ड्राइव में आपको 3250 मीटर से 5650 मीटर की ऊंचाई पर पहुंचा देती है। यानी 50 किलोमीटर गाड़ी ड्राइव करके आप 2.5 किलोमीटर की हाइट को गेन करते हैं। हालांकि इसके लिए आपको जोशीमठ एसडीएम और आईटीबीपी से अलग अलग परमिशन लेनी होती है। माना पास के रास्ते में ही देवताल पड़ता है, जो सरस्वती नदी का उद्गम है। दिस इज़ रियली अ ड्रीम येट टू कम ट्रू। मैं बहुत जल्दी समय मिलने पर इस यात्रा पर जाऊंगा और इसका अनुभव आपके साथ शेयर करूंगा। अभी थोड़ी देर आइए इस लहराती रोड को एंजॉय करते हैं। माना से जोशीमठ के स्ट्रेच में कुछ पैचेस आपको ऐसे मिलेंगे जो ब्लास्टिंग, कंस्ट्रक्शन या फिर लैंडस्लाइड और मड स्लाइड की वजह से काफ़ी नैरो हो चुके हैं और ये तब डेथ जोन बन जाते हैं जब इसमें खाई की तरफ ना तो कोई बैरियर होता है और पहाड़ की तरफ जो मलबा जमा होता है वो काफ़ी डेलिकेट होता है, लिक्विड होता है और कभी भी नीचे आ सकता है।
ऐसे पैचेस में ये हमेशा ध्यान रखिए कि एक टाइम पर एक ही गाड़ी होनी चाहिए, ताकि इन केस अगर कोई बोल्डर या फिर स्टोन या फिर मड स्लाइड होने लगता है अचानक से, तो आपके पास स्केप करने का चांस बना रहे। जैसे ये स्ट्रेच। ऐसा ही कुछ ट्रिकी सिनेरियो हम नेक्स्ट फुटेज में देखेंगे, जहां इस तरह के डेथ जोन पैच में एक गाड़ी सामने से आ जाएगी और निकलने के लिए हमारे पास केवल टिप टू टिप जगह होगी। सो देखते हैं कैसा होता है ये सिनेरियो। ये NH7 है जो पंजाब के फजिलिका से शुरू होकर दिल्ली होते हुए वाया ऋषिकेश आपको माना और बद्रीनाथ तक लेकर आता है। इसी रूट पर आपके पंचप्रयाग यानी देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग, नंदप्रयाग और विष्णुप्रयाग पड़ते हैं। लखनऊ रूट यानी NH109 जो नैनीताल से रानीखेत होते हुए कर्णप्रयाग आता है और NH7 में यहाँ पर मिल जाता है। ये रूट, ये रास्ते आपकी आंखों को सुकून देने के साथ साथ आपके पंपिंग हार्ट को रोमांच की खुराक भी देते हैं। तो चलिए अब उस फुटेज की ओर चलते हैं जहाँ पर डेथ जोन की बात की थी। बद्रीनाथ आने के लिए आपको सबसे पहले जोशीमठ पहुंचना होगा। जोशीमठ की दूरी दिल्ली से लगभग 500 किलोमीटर और लखनऊ से लगभग 620 किलोमीटर है। दिल्ली से जोशीमठ के लिए अगर आप अपनी गाड़ी से निकल रहे हैं तो सुबह 6 बजे अगर आप निकलेंगे तो शाम को 7 बजे तक आप जोशीमठ पहुंच चुके होंगे। लगभग 12 से 13 घंटे की जर्नी है और आप चाहें तो श्रीनगर के आसपास एक स्टे लेकर अगले दिन सीधे बद्रीनाथ भी पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर आप दिल्ली से पब्लिक ट्रांसपोर्ट के ज़रिए जोशीमठ पहुंच रहे हैं तो आपको 2 दिन लगेंगे और श्रीनगर आपको स्टे करना पड़ेगा। वहीं लखनऊ से जोशीमठ पहुंचने के लिए चाहे आप अपनी गाड़ी का इस्तेमाल करें या पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें, आपको 2 दिन लग जाते हैं। बीच में एक रात आपको रानीखेत या उसके आसपास स्टे करना पड़ सकता है। जोशीमठ स्टे करने का फ़ायदा ये हो जाता है कि आपको पहले दिन दूरी कम तय करनी पड़ती है और आप टाइम रहते होटल पहुंच जाते हैं, रेस्ट कर सकते हैं और ख़ुद को रिचार्ज कर सकते हैं। अगले दिन जोशीमठ से सिर्फ 50 किलोमीटर की ड्राइव पूरी करके आप बद्रीनाथ के दर्शन कर सकते हैं और वहां से 15 मिनट की दूरी लगती है भारत के आखिरी गांव माना पहुंचने के लिए। माना में लगभग आपको 2 घंटे लगते हैं सब कुछ एक्सप्लोर करने में और वापस आने में करीब 2.25 घंटा लगता है। तो इस तरह से करीब 7 से 8 घंटे में आप बद्रीनाथ और माना पूरी तरह से घूम लेंगे। जोशीमठ से बद्रीनाथ की दूरी 50 किलोमीटर की है। इसी रास्ते में आपको गोविंद घाट पड़ेगा जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स के लिए ट्रैक जाता है। यहीं रास्ते में आपको विष्णुप्रयाग देखने को मिलेगा जहाँ अलकनंदा और धौलीगंगा का संगम होता है। बात करते हैं मौसम के बारे में। सर्दियों में नवंबर के बाद से लेकर और मार्च एंड तक अपने एक्सट्रीम वेदर कंडीशंस की वजह से ये रास्ता बंद रहता है, खासकर मंदिर बंद रहता है क्योंकि अच्छी खासी बर्फ़बारी होती है और ये पूरा एरिया बर्फ़ से ढक जाता है। वहीं गर्मियों में पिलग्रिम्स की भीड़ ज़्यादा होती है, ट्रैफिक भी ज़्यादा होता है, लेकिन सबसे ज़्यादा लोग उसी वक्त यहाँ पर आते हैं। मॉनसून में यहाँ के नज़ारे बहुत ही शानदार होते हैं, लेकिन रास्ते पानी के लगातार बहने की वजह से कई बार क्षतिग्रस्त भी हो जाते हैं। आपको शायद मालूम भी होगा कि चारधाम प्रोजेक्ट पर बहुत तेज़ी से कंस्ट्रक्शन चल रहा है और बद्रीनाथ रोड भी चारधाम प्रोजेक्ट के तहत ही आती है। ऑल वेदर रोड प्रोजेक्ट के कंस्ट्रक्शन के लिए यहाँ पर काफ़ी काम चल रहा है और उसकी वजह से भी रास्ते कई जगह क्षतिग्रस्त हैं या फिर यूँ कहा जाए कि अंडर कंस्ट्रक्शन है। तो वहाँ पर भी कई बार आपको छोटे छोटे टाइम पैचेस के लिए इंस्टॉल होना पड़ सकता है, बट वो इतना बड़ा इशू नहीं है।
कुछ दिनों में जब ये ऑल वेदर प्रोजेक्ट कंप्लीट होकर तैयार हो जाएगा तब यहाँ गाड़ी लेकर आना कोई बहुत बड़ी बात नहीं रह जाएगी और शायद हिल राइड्स का ये एडवेंचर भी हम मिस करेंगे। बट ये कहीं ना कहीं थोड़ा पर्सनल ओपिनियन है। काफ़ी सारे लोगों को इस प्रोजेक्ट के पूरा होने का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है। मैं उम्मीद करता हूँ ये प्रोजेक्ट अच्छा बनेगा और लोगों को इससे सहूलियत होगी। अभी हम जिस रोड पर चल रहे हैं इसकी बाईं ओर अलकनंदा बह रही है और उसके बगल में ये जो आपको पहाड़ दिखाई दे रहे हैं ये वैली ऑफ फ्लावर्स, नंदा देवी नेशनल पार्क, इन्हीं सब का हिस्सा है। गोविंद घाट में जहाँ से वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क के लिए रास्ता जाता है वहीं से बहुत ही प्रसिद्ध हेमकुंड साहिब गुरुद्वारे के लिए भी रास्ता जाता है। ये भी एक बहुत शानदार ट्रैक है। अगर आपके पास समय रहता है तो इसको ज़रूर ट्राई करें। सो गाइज, कुछ देर के लिए एंजॉय द राइड। और ये हम पहुंच गए हैं गोविंद घाट। ये जो आप ग्रीन बोर्ड देख रहे हैं इसके बाईं ओर से वैली ऑफ फ्लावर्स और हेमकुंड साहिब के लिए रास्ता जाता है। माना से जोशीमठ के बीच में बद्रीनाथ रोड की कंडीशन काफ़ी अच्छी है। कुछ जगह स्मॉल पैचेस में और कुछ जगह बड़े पैचेस में भी आपको कंस्ट्रक्शन की वजह से थोड़ी दिक्कत आएगी, लेकिन अगर आप आराम से जाते हैं तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आप बद्रीनाथ घूमने का प्लान बना रहे हैं तो मेरे ब्लॉग को ज़रूर पढ़िएगा जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। उसमें मैंने बद्रीनाथ घूमने के बारे में काफ़ी जानकारी दी है। अब यहाँ से थोड़ी देर में हम जोशीमठ पहुँचने वाले हैं। आप पहले दिन यहाँ पहुँचते हैं, दूसरे दिन बद्रीनाथ और माना को घूमते हैं, तीसरे दिन आप अपना जोशीमठ में बिता सकते हैं। जोशीमठ देखिए, ओली को देखिए और अगर विंटर्स में आए हैं तो आप ओली के लिए 2 दिन भी यहाँ रुक सकते हैं। ये है विष्णु प्रयाग। यहाँ पर धौली गंगा और अलकनंदा का संगम होता है। ओली की रोडें काफ़ी पतली और काफ़ी ऊंचाई पर हैं। यहाँ पर बैरियर्स भी नहीं हैं। इस जगह पर गाड़ी चलाने में ज़रूर सावधानी बरतें, लेन में चलें। और अगर आप पहली बार जा रहे हैं या आपको पहाड़ों पर गाड़ी चलाने का एक्सपीरियंस नहीं है तो अपने साथ ज़रूर किसी को लेकर जाएं। ओली से जो रोड के नज़ारे दिखते हैं वो एक अलग ही लेवल के हैं। ऐसा लगने लगता है जैसे आप पहाड़ों को देखने नहीं बल्कि पहाड़ों से मिलने आए हैं। Oli is accessible by road all throughout the year, but the best time to visit Oli is between November and March months, क्योंकि उस समय तक बर्फ़बारी होने लगती है और ओली अपने स्नो स्पोर्ट्स के लिए ही जाना जाता है। ओली में आपको स्नो स्कीइंग, रोपवे, आर्टिफिशियल लेक और यहाँ के बुगियाल्स देखने को मिलेंगे जो बहुत ही शानदार नज़ारे पेश करते हैं। While in the rest months, starting right from the March till November, Oli welcomes you with a very pleasant weather, but definitely you will miss the snow here. Now for some time, enjoy the views of Oli. ओली के गुरसें बुग्याल में कुछ समय सुकून का बिताइए। उसके बाद खुलारा कैंप साइट पर आप कैंपिंग कर सकते हैं। वहाँ से चित्रकथा पीक और अपर रविग्राम पीक पर जा सकते हैं, ट्रैक कर सकते हैं। त्रिशूल पर्वत, हाथी पर्वत, नंदा देवी, नंदाकोट, ये सारी चोटियाँ इन जगहों से आप देख सकते हैं। एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब आप अपर रविग्राम के सबसे हाईएस्ट पॉइंट पर खड़े होंगे वहाँ से आपके ठीक सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं, इन पहाड़ों के स्ट्रक्चर को पास करते ही आपके ठीक सामने कैलाश मानसरोवर है और ठीक उसके पीछे कैलाश पर्वत है।
इस बारे में आप और जानना चाहते हैं तो कैलाश मानसरोवर पर मैंने एक डिटेल ब्लॉग लिखा है, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। थोड़ा टाइम निकाल कर इसको पढ़िएगा। पिछले सफ़र की थकान इस सफ़र से उतारी है, इस बार की खुमारी के लिए एक नए सफ़र की तैयारी है।